हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोगों को हम बता दें कि हम लोग बिहार डीएलएड 2026 के साइंस के सेट 13 लगाने वाले हैं। सेट का अर्थ होता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाते हैं और उसी के दौरान आज हम क्या लगाने हैं वाले हैं। तो आज सेट 12 लगाने वाले हैं। इससे पहले हम सेट 11 तक लगा दिए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर स्टडी सेंटर में भी हम सेट 20 तक अलग सेट को हम लगाए थे, जो 2026 के लिए ही लगाए थे। और ये क्या है, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसके आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। मतलब कि ये यदि आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपके लड़ने की, मतलब कि ये क्वेश्चन को आने की संभावना 100% तो नहीं बोल सकते हैं, बट 80% तो जरूर बोलेंगे कि 80% है। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि इधर उधर से आ सकते हैं, वो भी आपसे आसानी से बन सकते हैं, क्योंकि आप हमारे हर एक वीडियो को देखते आ रहे होंगे। तो आप इस बात को अनुभव किए होंगे, एनालाइज किए होंगे कि क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत ही मतलब कि कोई खास थिंकिंग वाला नहीं है। और बात करें कि जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं तो वो भी कोई खास आते नहीं है। मतलब कि 1 से 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल से आते हैं, कुछ क्वेश्चन फिजिक्स से होते हैं, कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री से होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन बायो से होते हैं। और टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। सो हम हर वीडियो में कितना तो टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं और वो क्या होता है, वो जितना इंपॉर्टेंट होता है उन्हीं सबको हम लगाते हैं। तो बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न में से कौन अमेबिक पेचिस पैदा करता है। मतलब कि निम्न में से कौन सा अमेबिक पेचिस पैदा करता है, वो कौन सा है। अमीबा प्रोटियस या एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका या एंटी अमीबा जिंजियोवेलिस या एंटी अमीबा नाना। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कौन सा अमीबिका पेचिस पैदा करता है। पेचिस मतलब कि हमारे पेट जो है उसमें क्या करता है, एक अमीबी की पेचिस पैदा करता है। तो ये एक परजीवी बीमारी, मतलब कि परजीवी बीमारी मतलब कि ये प्रोटोजुआ का नाम सुने हो। ये जो बीमारी होता है वो प्रोटोजुआ के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रोटोजुआ के कारण होता है। किसके कारण, प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ। और आप जानते होंगे कि जो प्रोटोजुआ है वो एक परजीवी जीव है। कौन सा जीव है, परजीवी है। मतलब कि ये दूसरों से भोजन करके वो अपना दूसरे के शरीर पर जाके क्या करता है, अपने भोजन को ग्रहण करता है। तो ये क्या है, एक परजीवी जीव है। और इसके अलावा बात करें तो जो ये अमीबी की पेचिस में बेसिकली होता है क्या है, तो इसमें होता है कि आपका जो पेट है उसमें दर्द होगा, आपको लूज मोशन हो जाएगा, आपके जो मल होगा उस मल में खून निकलने लगेगा और ब्लडिंग के साथ साथ वो आपके ऐठन होगा और बहुत सारे आपके जो आपका इंस्टेंटाइन है, मतलब कि आमाशय जो है उसमें क्या होगा, दर्द होगा, एकदम पैनिक टाइप का फीलिंग होगा। और इसका होने का मुख्य कारण क्या है, तो आप दूषित जल या दूषित भोजन को ग्रहण करते हैं। तो दूषित भोजन और दूषित जल किसके कारण होता है, तो दूषित भोजन और दूषित जल होने का मुख्य कारण है यही प्रोटोजुआ या परजीवी। इसी के कारण ये बीमारी मुख्य कारण से होता है। और इस बीमारी का नाम क्या होता है, तो ये होता है एंटी अमीबा हिस्टोलिका। मतलब कि एंटी अमीबा हिस्टोलिका उस बीमारी का नाम है। और उसी के कारण क्या होता है, उसी यही जीव है जो इसको मुख्य रूप से काम करने का रहता है। और वो किसके अंदर आता है, तो वो प्रोटोजुआ का ही एक प्रकार है जो परजीवी के अंदर आ जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा बच्चों को जन्म देता है। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो बच्चों को जन्म देते हैं। वो हो गया सशक हो गया, या मेढक हो गया, या नाग हो गया, या छिपकली हो गई। निम्नलिखित में से कौन से है जो बच्चों को जन्म देता है। तो यहाँ पे सशक का अर्थ क्या होता है, सशक का अर्थ होता है कि आप रैबिट, मतलब कि खरगोश का नाम सुने होंगे। खरगोश को ही क्या बोला जाता है, खरगोश। जो खरगोश होता है, रैबिट होता है, उसी को क्या बोला जाता है, सशक के नाम से हम जानते हैं। किसको जानते हैं, तो हम रैबिट के खरगोश को सशक के नाम से जानते हैं। आपको बेसिकली बताना क्या है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो बच्चों को जन्म देता है। तो बच्चों को जन्म देने वाला जीव कौन सा है, तो आप जानते होंगे कि मेढक हो गया, या नाग हो गया, छिपकली हो गया। ये तीनों के तीनों क्या है, तो ये तीनों के तीनों अपने बच्चे को जन्म न दे के अंडे का जन्म देता है। जिस तरह से जो मुर्गी है वो मुर्गी से डायरेक्ट अंडा बच्चा प्राप्त नहीं होता है, वो पहले अंडा देता है और उस अंडे के अंदर से बच्चा निकलता है। इसके अलावा बात करते हैं कि ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच को भी के बारे में जानते होंगे।
तो वो भी डायरेक्ट क्या करता है, वो ओस्ट्रिच हो गया, मेढक हो गया, मछली हो गया, ये डायरेक्ट बच्चे को जन्म नहीं देता, ये क्या करता है, पहले अंडे को जन्म देता है, उसके बाद बच्चे को जन्म देता है। तो उसी तरह से हम बात करें कि वो मेढक हो गया, छिपकली हो गई या नाग हो गया, ये तीनों के तीनों भी अब सुनेंगे कि नाग का अंडा है, छिपकली का अंडा है या मेढक का अंडा है, तो ये सब भी बेसिकली पहले अंडे को जन्म देता है और वो अंडा डेवलप होके उसमें बच्चा जन्म लेता है और वही बच्चा क्या होता है, बच्चा का जन्म होता है। लेकिन ये जो सशक मतलब कि खरगोश है, वो खरगोश डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है। तो इसमें से कौन सा बच्चे को जन्म देता है, तो हो जाएगा सशक हो जाएगा, खरगोश हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष कौन सा है, मतलब कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष कौन सा है, यूकैलिप्टस है, देवदार है, चीर है या सिरकोइया है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष है। तो हम बता दें कि सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष कोई है तो वो है यूकैलिप्टस, मतलब कि ये कौन सा है, यूकैलिप्टस है, वो सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष है। मतलब कि इन तीनों की तुलना में, हम नहीं बताते, हम बता रहे कि इन तीनों की तुलना में सबसे ऊंचा, या ऐसे भी बात करें तो सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है, पेड़ कौन सा है, तो यूकैलिप्टस है। अब यूकैलिप्टस क्या होता है, तो यूकैलिप्टस एक तरह का पेड़ है जिसके तेल से क्या किया जाता है, जिसके तेल से खांसी का, मतलब कि यदि आपको खांसी जुकाम हो जाता है उसमें यूज करते हैं, या किसी को अलग अलग तरह के दवा बनाने में, अलग अलग तरह के दवा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, यूकैलिप्टस का उपयोग किया जाता है। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, दवा बनाने में। इसके अलावा जो मच्छर को भगाया जाता है, तो उस मच्छर को भगाने में भी कुछ इसी के कुछ पत्ते का या किसी चीज का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका जो पत्ते का तेल होता है उसको हम दवा के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अलावा देवदार या चीर, इसके नाम में भी सुने होंगे, देवदार हो गया, चीर हो गया, सिकैया हो गया, ये सब भी पेड़ इससे ऊंचे नहीं होते। लेकिन इसके उपयोग की बात करें तो देवदार के बारे में सुने होंगे कि जो हमारी माचिस की तिल्ली होती है, तो जो तिल्ली बनती है, जो लकड़ी का होता है जो तिल्ली, वो लकड़ी होता है देवदार। बेसिकली देवदार या चीर, ये दो में से एक का उपयोग किया जाता है। बेसिकली ज्यादातर तो चीर देवदार का ही उपयोग किया जाता है माचिस के तिल्ली बनाने में। और ये जो देवदार पेड़ है वो कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड, मतलब कि जितने भी पेड़ है ये सब पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, ये सब पहाड़ी क्षेत्र का पेड़ है। इसके अलावा ये सब चिरहरित है, मतलब कि ये लंबे समय तक रहते हैं, अपने पत्ते को गिराते नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि इंसुलिन उत्पादन की कमी से निम्न रोग होता है। मतलब कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो आपको कौन सा रोग होगा, मलेरिया हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा, घेंगा हो जाएगा या बेरी बेरी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। आई थिंक हम इस क्वेश्चन को, यदि आप हर एक वीडियो को देखते होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो चुका है कि निम्न में से कौन सा रोग इंसुलिन के उत्पादन से के कम होने से होता है। तो मधुमेह को इंग्लिश में बेसिकली शुगर की बीमारी बोलते हैं। आप शुगर का बीमारी सुने होंगे, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मधुमेह, हिंदी में मधुमेह और इंग्लिश में शुगर का बीमारी बोलते हैं। और ये किसके कमी के कारण होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये आपके पेनक्रियाज, मतलब कि आपका जो पेनक्रियाज होता है उस पेनक्रियाज से क्या होता है, पेनक्रियाज कहाँ पाया जाता है, तो हमारे आमाशय के नीचे पेनक्रियाज पाया जाता है और उससे क्या होता है, इंसुलिन। इसके अलावा भी अलग अलग तरह के वहां से 3 तरह के निकलते, उसमें से क्या होता है, पेप्सिन, ट्राइप्सिन और अलग अलग तरह के निकलते, उसमें से एक इंसुलिन होता है और वो क्या करता है, हमारे शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। यदि उसकी मात्रा कम थी तो आपको शुगर का बीमारी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो ऑप्शन डी में दिया गया है बेरी बेरी, ये किसी तरह का बीमारी नहीं है, ये विटामिन डी की कमी हो जाती है। ये एक तरह का विटामिन है। आपके शरीर में यदि विटामिन की कमी हो जाती है तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी बेरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अब भारत में लुप्त हो चुका है। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी है जो भारत में लुप्त हो चुका है। लुप्त होने का अर्थ है कि अभी इसका वंश या कुछ भी, मतलब कि ये भारत से पूर्ण रूपेण खत्म हो चुका है। कौन सा है, वो चीता है या शेर है या हिरन है या बाघ है। तो आप चीता के बारे में सुने होंगे कि चीता जो है ना वो भारत से पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, मतलब कि इसका एक भी अंश नहीं बच चुका है। और 1952 मतलब कि 1952 में ही सरकार इस बात को घोषित कर दिया था कि हमारा जो भारत है उसमें चीता जो है वो पूर्ण रूपेण लुप्त हो चुका है। यदि कहीं पे एक आध मिल भी गया गलती से, मतलब कि आप सुने होंगे उसके बाद भी होता है कि हाँ हमारे गांव में चीता आया था,
तो वो चीता होता है या उसी से मिलता जुलता कोई जीव होता है, लेकिन पूर्ण रूपेण मतलब कि सरकारी डेटा से बात करें या गवर्नमेंटेड डेटा से बात करें तो 1952 में ही सरकार इस बात को ऑर्डर दे दिया था कि चीता क्या है, भारत से खत्म हो चुका है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अभी लुप्त के कगार पे आ चुके हैं, उसको सरकार क्या कर रहा है, तो प्रिजर्व करके रख रहा है कि नहीं इसको खत्म नहीं होने देना है। इसके में सुने होंगे शेर या बाघ, यदि आप चिड़ियाघर घूमने गए होंगे तो वहां पे देखने को हिरन की संख्या तो मिल जाती होगी, हिरन बंदर ये सब की संख्या अधिक होती है। चीता तो पूर्ण रूपेण खत्म हो गया, उसके जगह पर या तो उसका ये बना देता है, मूर्ति बना देता है, या वो जो चीता का हाथी होता है उस पर मूर्ति बना देता है, या वो खाली ही रहता है बेसिकली। शेर कहीं कहीं कुछ कुछ में होता है और कुछ कुछ ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे शेर देखने को भी नहीं मिलते, शेर बाघ भी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है। मतलब कि मनुष्य की जो त्वचा है वो सूर्य की उपस्थिति में कौन सा प्रकाश कौन सा विटामिन बनाती है, वो है विटामिन के है, विटामिन B12 है, विटामिन C है, या विटामिन डी है। कौन सा हमको सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो आपको पता होगा कि जिस तरह से फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है, फोटोसिंथेसिस मतलब कि सूर्य के प्रकाश से कैसे करता है, पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं, उसी तरह से हमारा जो त्वचा है वो सूर्य के प्रकाश से तो भोजन तो नहीं बना सकता है, लेकिन वो अपने शरीर में विटामिन डी का निर्माण करता है। क्या करता है, विटामिन डी का निर्माण करता है। और विटामिन डी से क्या होता है, विटामिन डी यदि आपके शरीर में घट जा रहा है और तो क्या होगा, आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा कम जाएगी। और यदि आपके शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा कम जाती है तो आपको हड्डियों में ऐंठन होने लगेगा, आपका शरीर बुजुर्ग की तरह हो जाएगा, हल्का काम कीजिएगा आपका शरीर भारी भारी लगने लगेगा, आपका हड्डी कमजोर हो जाएगा, टूटने का डर अधिक हो जाएगा। तो विटामिन डी की मात्रा हमको कहां से मिल सकता है, हमको किसी भी तरह का गोटी नहीं खाना है, सुबह और शाम। मतलब कि बेसिकली माना जाता है कि 9 बजे से पहले और शाम का जो सूर्य होता है, यदि उसमें आप 10 से 15 मिनट में बैठते हैं तब आपको अच्छा खासा विटामिन डी आपके बॉडी में आ जाता है। आपका जो त्वचा है, स्किन है, वो अपने आप विटामिन डी को जनरेट करने लगता है। लेकिन आपका बॉडी खुला होना चाहिए, खुला होना चाहिए इसका अर्थ क्या है कि आपका जो कपड़ा पहने हो वो पूर्ण रूप से मतलब कि आपका जो त्वचा हो वो सूर्य की संपर्क में आना चाहिए, तभी विटामिन डी बनाएगा। यदि आप सोचिए कि पूरा आप कपड़ा पहन लिए, बढ़िया से हम पहन लिए, जिस तरह से अभी हम पहने हुए, अभी तो ठंड है, मानिए कि आप जैसे कि गर्मी के मौसम में जाते हैं तो क्या होता है, हम बनियान में रहते हैं या नॉर्मल टी शर्ट में रहते हैं और शॉर्ट पैंट में रहते हैं, हाफ पैंट हो या आप लोअर पहनते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपके बॉडी पे स्किन पे सूर्य की प्रकाश लग रही है, और जब तक आपका सूर्य का प्रकाश आपके बॉडी पे लगेगा नहीं तो विटामिन डी का निर्माण कैसे होगा। तो इसके लिए आपका बॉडी का खुला होना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि एक अणु में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 9 होगी, 10 होगी, 19 होगी या 18 होगी। तो ये क्वेश्चन के बारे में भी हम एक बार बताए थे, मतलब कि ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं, इससे मिलते जुलते डेटा से क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था। उसमें हम बताए थे कि एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या बताना है। तो द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, जो द्रव्यमान संख्या होता है, जो द्रव्यमान संख्या होता है वो बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मतलब कि यदि आप किसी भी एलिमेंट का आपको द्रव्यमान संख्या निकालना है तो उसमें कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है, दोनों को जोड़ देते हैं तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको द्रव्यमान संख्या पता चल जाएगा। यहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितने दिया हुआ है, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 लिख देंगे। यदि हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की संख्या कितना है, प्रोटॉन की संख्या 9 है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो प्रोटॉन की संख्या 9 है, तो 9 10 कितना हो गया 19। तो इसका परमाणु संख्या मतलब कि परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 19। और ये बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन संख्या होता है वो इलेक्ट्रॉन जो संख्या है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। यदि इस क्वेश्चन को हल्का सा टफ बनाना हो तो क्या करेगा, उसको क्वेश्चन में हल्का सा टफ बनाना हो तो बेसिकली क्या करता है, यदि उसको टफ बनाना होता तो यहाँ पे जो प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है वो प्रोटॉन की संख्या को नहीं देता, क्या करता है, वो प्रोटॉन की संख्या को नहीं देता। और यदि वो प्रोटॉन की संख्या को नहीं देता, आप मानिए कि हम इस क्वेश्चन को हल्का सा ट्विस्ट देते हैं, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में बेसिकली करते हैं कि इसमें से प्रोटॉन की संख्या को हटा देते हैं। क्या हुआ,
यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या नहीं दिया हुआ है। अब आप कैसे बताइएगा कि इसमें द्रव्यमान संख्या कितना होगा। अब हम यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या को हटा दिए, और यदि हम प्रोटॉन की संख्या को हटा दिए तो आप बताइए कि आप इसका द्रव्यमान संख्या को कैसे बताइएगा। आपके पास तो प्रोटॉन की संख्या तो है ही नहीं, तो आपको जब प्रोटॉन की संख्या नहीं है तो द्रव्यमान संख्या को बताने के लिए हम क्या बताएं, यहाँ पे क्या बताएं कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिया हुआ है, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 है तो प्रोटॉन की भी संख्या 9 होगी, तो यहाँ पे 9, तो 9 + 9 19। लेकिन यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या को दे दिया, प्रोटॉन को संख्या दे दिया है। तो ऐसा कर सकता है एग्जाम में, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था कुछ इसी प्रकार आया था कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या को तो दे दिया था लेकिन प्रोटॉन को संख्या नहीं दिया था, और मास ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या दे दिया था। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हम आपको बताएं। तो क्वेश्चन को ऐसे टॉप किया जा सकता है और ऐसा किया जा नहीं सकता, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हम आपको ऐसा बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बेसिकली पूछ के रहा है, जब एक लाल फूल को हरे कांच में से देखा जाता है जाए तो वो प्रतीत होता है, मतलब कि वो लाल प्रतीत होगा, हरा प्रतीत होगा, पीला प्रतीत होगा या काला प्रतीत होगा। मानिए कि मेरे सामने एक कांच है, मतलब कि अभी तो बेसिकली मेरे पास फोन है, मानिए कि फोन नहीं एक कांच है, हम इस कांच से क्या करते हैं, हम इस कांच से एक लाल फूल को देखते हैं, मतलब कि इस कांच से हम बेसिकली क्या करते हैं, इस कांच से हम लाल फूल को देखते हैं। और यदि लाल फूल ये मतलब कि हम लाल फूल को देख रहे हैं किससे, ये हरे कांच, मतलब ये जो मेरा कांच है ये हरे रंग का है और हम जो देख रहे हैं वो लाल कलर का है, तो इससे हमको कौन सा रंग प्रतीत होगा, तो वो हमको प्रतीत होगा काला रंग। कौन सा रंग प्रतीत होगा, काला रंग होगा। और यदि आपको विश्वास ना हो तब गौर कीजिएगा कि यदि आप ग्रीन कलर के तो कांच ले लीजिए, मतलब कि आप कहीं से ग्रीन कलर तो कांच मिलना आती है, लेकिन आप मानिए कि ग्रीन कलर के प्लास्टिक को ले लीजिए और ग्रीन कलर के प्लास्टिक को अपने आंख के सामने कीजिए और उसके आगे आप लाल कलर के फूल को देखिएगा, तो आपको कैसा प्रतीत होगा, काला प्रतीत होगा। कारण क्या है, काला प्रतीत होने के पीछे का कारण ये है कि जो आपका जो होता है ना अपवर्तनांक का नाम सुने होंगे, अपवर्तनांक के कारण क्या होता है, वो रंग के बदल देता है और रंग के बदलने के कारण क्या होता है, वो काला प्रतीत होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बेसिकली पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन नंबर में हमसे पूछ रहा है कि काला विवर नाम इसलिए दिया गया है कि यह अंतरिक्ष का वह भाग है जहां पदार्थ नहीं होता, यह पूरी तरह कार्बन से निर्मित होता है, इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है, यह ऐसा तार है जो दृश्यमान विकिरण से उत्सर्जित नहीं करता। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कालावीर नाम इसलिए दिया गया। कालावीर का मतलब क्या होता है, ब्लैक होल। ब्लैक होल को कालावीर के नाम से भी जानते हैं। क्या किसके नाम से जानते हैं, कालावीर, ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में जाने होंगे तो देख रहे क्वेश्चन को क्या कर रहा है, क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ये नाम ही चेंज कर दे रहा है। तो ब्लैक होल को एक और नाम से क्या किसके नाम से जानते हैं, कालावीर के नाम से जानते हैं। वहां पे खरगोश की जगह पे भी कुछ और दे दिया था, तो इसी तरह से क्या करता है, क्वेश्चन को टफ करने के लिए उसका नाम ही चेंज कर देगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्लैक होल को हम किसके नाम के इसलिए जानते हैं, क्यों, क्योंकि यह अंतरिक्ष का वह भाग है जहां पदार्थ नहीं होता, तो या यह पूरी तरह कार्बन से निर्मित होता है, या इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित होने नहीं से रोकता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मतलब कि जो ब्लैक होल होता है वो ब्लैक होल किसके कारण बनता है, इससे पहले भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लैक होल जो बना है वो किसके कारण बनता है, तो वो हम बात करें कि जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन के कारण, न्यूट्रॉन जो होती है वो खुद को छोटा करने लगता है और उससे क्या होता है, ब्लैक होल का निर्माण होता है। और वो जो ब्लैक होल होता है वो अपने अंदर से जो क्या कहता है, प्रकाश को भी अस्त्रावित नहीं होने देता है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ब्लैक होल होता है, जो ब्लैक होल है यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये इतना इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक वो अंतरिक्ष प्रसारित नहीं होता, मतलब कि इसके अंदर जब प्रकाश जाएगा तो अपने अंदर से प्रकाश को भी नहीं निकालने देता है। इतना ज्यादा ये अति होता है, इतना ज्यादा ये गुरुत्व, इसका ग्रेविटी जो होता है इतना ज्यादा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछ रहा है, प्रश्न नंबर में 10 में पूछ रहा है कि एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को अपचयन को कहते हैं। मतलब कि एक अणु है, अणु और परमाणु के बारे में जानते होंगे। अणु किसको बोलते हैं, परमाणु किसको बोलते हैं, ऐसा परमाणु को वो बोलते हैं जिसको रासायनिक या
भौतिक विधि द्वारा एक या एक से अधिक पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। जैसे कि हो गया जितने भी तरह के एलिमेंट हो गए, वो आपका सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आप उसको उससे अधिक भागों में नहीं तोड़ सकते। और अणु क्या हो जाता है, एक या एक से अधिक परमाणु को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। जैसे कि हाइड्रोजन एक अणु है और क्लोरीन एक अणु है, और इसको एक हम और निश्चित अनुपात में मिलाते तो क्या होता है, HCl का निर्माण रहता है। उसी तरह से H2 एक अणु है और O2 एक अणु है, और इस दोनों को हम एक अनुपात में मिलाते तो क्या होता है, H2O का निर्माण होता है। तो क्या हो गया, ये अणु का हो गया। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का अपचयन को क्या कहते हैं, तो उसको आयनीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, आयनीकरण बोलते हैं। आयनीकरण का अर्थ क्या हो गया कि जब उस पर इलेक्ट्रॉन के मतलब कि जब उस पे क्या हो रहा है, ऊर्जा विकिरण पड़ने से उस पे क्या होता है, उस पर मतलब कि ये हमारा एक सोडियम धातु है और उस पर पहले से एक प्लस चार्ज होता है, उसको एक और चार्ज दे देगा निगेटिव, तो ये क्या करेगा, अपने आप को आयनीकरण ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयनीकरण हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बेसिकली पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि यदि वायुमंडल न होता तो धरती की सतह पर दिन का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से होता, अधिक हो जाता, वही रहता जो अब है, गिर जाता। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दीजिए, तब तक हम देख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो आपको क्या करना है, आपको इसका जवाब देना है कि इसका जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आप क्वेश्चन को सही से पढ़िए। तो क्वेश्चन में बोला है कि यदि वायुमंडल न होता तो धरती की सतह पर दिन का औसत तापमान, मतलब कि हमारे पास वायुमंडल नहीं होता तो दिन में यहाँ पे क्या करा, दिन का औसत तापमान कितना होता। तो यदि वायुमंडल नहीं होता तो क्या था, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट हमारे शरीर हमारे पृथ्वी पर पड़ता, और यदि हमारे पृथ्वी पर डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश पड़ता तो क्या होता, यदि सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ रहा है तो सूर्य से अलग अलग तरह के किरण जानते होंगे, जैसे अल्ट्रावायलेट रे, अल्फा किरण, बीटा की अलग अलग तरह के किरण निकलते हैं, जो कुछ बढ़िया भी होते हैं, जैसे कि आपके शरीर को विटामिन डी का निर्माण कर रहा है, तो कुछ ऐसे भी किरण होते हैं जो आपके शरीर को हानि पहुंचा सकता है, जिसमें से होता है कि यूवी किरण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूवी बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है अल्ट्रावायलेट। क्या होता है, अल्ट्रावायलेट किरण होता है। और ये क्या करता है, तो अल्ट्रावायलेट किरण बेसिकली हमारे जब स्किन पे पड़ेगा तो स्किन कैंसर होने का कारण बन जाएगा। तो वो डायरेक्ट जब हमारे वायुमंडल में न पड़ के डायरेक्ट हमारे स्किन पे पड़ेगा, हमारे बॉडी पे पड़ेगा, तो वो क्या होगा, वो हमको नष्ट कर देगा, और इससे क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा। वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल तापमान को रोक देता है, बाहरी कुछ बहुत सारे प्रकाश को रोक देता है, जैसे कि ओजोन के बारे में जानते होंगे। और यदि परत है ही नहीं तो क्या होगा, गर्मी को बढ़ा देगा, तो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है कि निम्न प्रकार के विकिरण से अधिकतम तरंगदैर्घ्य का चयन करिए। मतलब कि निम्न प्रकार की विकिरण से अधिकतम तरंगदैर्घ्य किसमें होगा, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, एक्स किरण, गामा किरण। तो किसमें, यहाँ पे क्या करा कि किसमें अधिकतम तरंगदैर्घ्य होगा। तो आप अपने बचपन में पढ़े होंगे, क्लास 10th 9th आपके लिए क्या कहता है, क्लास 10th 9th आपके लिए बचपन ही था। तो आप उस वक्त क्या पढ़े थे, उस वक्त आप पढ़े थे कि क्या अधिकतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़ते, विबग्योर। क्या पढ़ते, विबग्योर। क्या होता है, विबग्योर होता है VIBGOR। मतलब कि वायलेट, इंडिगो, बैगनी, विबग्योर होता है, विबग्योर नहीं होता है, विबग्योर होता है। बी से बैगनी, इंडिगो, वायलेट, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ये जानते हैं। तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, और जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं तो क्या होता है, वैसे वैसे तरंगदैर्घ्य घटता है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे बैगनी है, पहला क्या है, फर्स्ट नंबर पे बैगनी है, बैगनी। और उसके बाद बात करें तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है, तो बैगनी है। उसके बाद क्या है, इंडिगो। क्या है, इंडिगो का है। उसके बाद बात करें तो वायलेट का है, वायलेट के बात करें तो ग्रीन है, ग्रीन। और ग्रीन के बाद बात करें तो ऑरेंज, ग्रीन, ऑरेंज, एंड बात करें तो रेड। तो रेड का सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। तो यहाँ पे क्या, अधिकतम तरंगदैर्घ्य, तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य लाल प्रकाश का होता है। और इसी कारण से लाल प्रकाश का अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। इसी कारण से क्या होता है, हम अपने रेड लाइट में या तो क्या कहा जाता है,
सॉरी रेड लाइट बोल दिए, हम क्या किया जाता है ट्रैफिक में रेड को या ग्रीन को यूज करते हैं, ना कि बैगनी को करते हैं, क्योंकि रेड और ग्रीन का अधिक तरंगदैर्ध्य है और इसका यदि अधिक तरंगदैर्ध्य है तो यह क्या करता है, हमको दूर से ही दिख सकता है कि हाँ हमारा ट्रैफिक रेड है, रुकना है, ग्रीन है, चलना है। यदि हम बैगनी या इंडिगो को लगा देते हैं तो इसका तरंगदैर्ध्य कम है, इसका तरंगदैर्ध्य कम है तो हमको पता नहीं चलेगा, दूर से नहीं दिख सकता है, तो हम क्या करेंगे स्पीड में ही आएंगे। इसलिए क्या करता है हमारे जो ट्रैफिक है उसमें रेड और ग्रीन को लगाया गया है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में बेसिकली पूछ रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन उत्तम आधार प्रदान करता है। मतलब कि जो हमारा पृथ्वी है, आपको पता होगा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है और जो चंद्रमा है वो हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो यही पूछ रहा है कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इससे हमारे कौन सा उत्तम आधार प्रदान होता है, दिन और रात का बनना, ग्रहण का लगना, विभिन्न ऋतुओं का होना या खगोलीय परिकलन की सरलता। तो दिन और जो रात होता है, दिन और रात के पीछे तो चंद्रमा होता है ना कि सूर्य होता है, तो ऑप्शन है तो ऐसा ही काट दीजिए। ग्रहणों का लगना, ग्रहणों का लगना के पीछे सूर्य होता है लेकिन सूर्य के बीच में चंद्रमा भी आ जाता है, तो आप सूर्य को डायरेक्ट अति नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं विभिन्न ऋतुओं का होना। तो विभिन्न ऋतुओं का होना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों इसके पीछे सूर्य कारण है, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है, तो आपको पता होगा कि जो हमारे पृथ्वी है उस पृथ्वी पे सूर्य का जो किरण है वो 3 महीना मतलब कि आप पढ़े होंगे कि हर जगह पे बराबर तरीका से नहीं पड़ता, मतलब कि नॉर्थ पोल साउथ पोल पे तो पूरा पड़ता है नहीं, जिस कारण से वो बर्फ बना रहता है, तो कहीं पे अधिक पड़ता है कहीं पे कम पड़ता है। जैसे कि अभी हम भारत की बात करें तो क्या होता है, भारत में सॉरी मार्च अप्रैल के समय में क्या होता है, अप्रैल मई के समय में सूर्य हमारे यहाँ पे आ जाता है हाथी के पास, तो क्या होता है जो कि नाम में भूल रहे हैं, ऐसे ऐसे रहता है, तो यहाँ पे और ऐसे सूर्य ऐसे ऐसे जब यहाँ पे आता है, और जो हमारा इंडिया है ऐसे है, जब यहाँ पे सूर्य आता है तो क्या होता है हमारे इंडिया में अधिक गर्मी रहता है, और वही सूर्य जब यहाँ से यहाँ आ जाता है तो क्या होता है हमारे इंडिया में ठंडा पड़ जाता है। तो ऋतुओं के चेंज के पीछे कौन सा कारण है, तो सूर्य कारण है। इसका हम नाम फॉरगेट कर गए हैं, यदि हमको याद आएगा तो हम यदि नेक्स्ट लेक्चर में या अभी ही हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कि 12 मीटर लंबी और 12 किलोमीटर भार वाली एक समान छड़ को इसके केंद्र में ध्रुवग्रस्त किया गया, एक सिरे से 3 मीटर दूरी पर 10 किलोग्राम का भार डाला गया, संतुलन बनाए रखने हेतु दूसरे सिरे पर कितने भार डालना चाहिए, 5 किलोग्राम डाले, 10 किलोग्राम डाले, 15 किलोग्राम डाले या 20 किलोग्राम डाले। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 मीटर लंबी और 12 किलोग्राम भार वाली एक समान छड़ को, मतलब कि एक 12 मीटर लंबा छड़ है, हम क्या करते हैं 12 मीटर लंबा एक छड़ को ले लेते हैं। तो मानिए कि एक छड़ है जिसका लंबाई कितना है, मानिए कि 12 मीटर लंबा छड़ है, या ये 12 मीटर लंबा छड़ है। क्वेश्चन में क्या करा है 12 मीटर लंबा छड़ है और इस छड़ को क्या किया गया है, 12 मीटर लंबा छड़ है, इसका लंबाई की बात करें तो ये जो लंबाई है, ये लंबाई कितना है, ये लंबाई 12 मीटर है, और इस 12 मीटर में से भार वाली एक समान छड़ को इसके केंद्र में ध्रुवग्रस्त किया गया, मतलब कि इसका जो केंद्र है, मानिए कि ये इसका केंद्र है और इसके केंद्र में क्या किया गया, ध्रुवग्रस्त किया गया है। वैसे हम क्या किए यहाँ पे एक लगा दिए और यहाँ पे क्या किया ध्रुवग्रस्त किया, जिससे एक सिरे से 6 मीटर दूरी पर, तो इसको क्या ABCD डाल देते हैं नाम, इसका नाम डाल देते हैं, इसको A बोल देंगे, इसको B बोल देंगे और इसको O बोल देंगे। तो यहाँ पे क्या करा है कि इससे 3 मीटर की दूरी पर 10 किलोग्राम का एक भार डाला गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 3 मीटर दूरी। मानिए कि हम इस साइड में 3 मीटर की दूरी ले लेते हैं, ये कितना है 3 मीटर, यहां से यहाँ की दूरी कितना है 3 मीटर है, इसको क्या AB, इसको C नाम दे देते हैं। 3 मीटर की दूरी पर क्या किया गया है, 3 मीटर की दूरी पर एक 10 किलोग्राम का एक भार डाला गया। इसका वजन कितना है, इसका 10 किलोग्राम वजन है, 10 केजी, और इसका टोटल ऐसे कितना दिया गया था, इसका 12 केजी ग्राम, इसका टोटली वजन 12 केजी है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको संतुलन बनाए रखने हैं तो दूसरे सिरे पर कितना भार डाला जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं
तो ओ ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ओ ए इक्वल टू 6 मीटर, जिसमें से ओसी कितना है, जिसमें से ओसी कितना है, जिसमें से ओसी है 3 मीटर, और 3 मीटर के वजन की बात करें तो कितना है, 10 kg है। उसी के बात करें कि ओबी इक्वल टू कितना है, ओबी इक्वल टू है, ओबी इक्वल टू 6 मीटर। यदि 6 मीटर इधर होगा, 6 मीटर ही होगा कि बीच में दिया हुआ है, तो ओबी इक्वल टू 6 मीटर। तो इसका 3 kg है और ये कितना 12, तो इधर 6 और इधर 6, मतलब कि 12 हो गया, तो इधर 6 kg होगा, आधा पे 6 kg, और उतना ही इधर भी होगा 6 kg। तो हम बात करें कि हम ओसी अपॉन ओबी इजिकल टू, हम क्या करते हैं इसको, हम ओसी अपॉन ओबी, हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हो रहा है कि ओसी इजिकल टू ओबी, ओसी अपॉन एबी करते हैं, तो ओसी अपॉन ओबी इजिकल टू क्या हो जाएगा 10। इसका वजन कितना हुआ है 10 दिया हुआ है, हम इसको 10 लिख देंगे, अपॉन एक्स लिख देंगे। तो ओसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ओसी का वैल्यू पहले पहले ओबी होगा एंड देन ओसी होगा। तो ओबी का वैल्यू कितना है, वो ओबी का वैल्यू 6 है और ओसी की वैल्यू 3 है, तो 6 अपॉन 3 इक्वल टू 10 अपॉन एक्स। इसको हम जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 5, मतलब कि 5 किलोग्राम। मतलब कि हम यदि इधर 5 किलोग्राम लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 किलो केजी लगाने के बाद ये संतुलित हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे पूछ रहा है कि संतुलन बनाने के लिए हमको कितना लगाना होगा, तो इस साइड हम 5 kg लगा देते तो क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है, ब्राउनी गति का, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है कि ब्राउनी गति का निम्नीकरण में से कौन सा कथन निर्देशन करता है, द्रव में समूहनी गति, गुरुत्व के प्रभावती, द्रव में कणों का अवसंधान, द्रव में सूक्ष्म कणों का यादृच्छिक का जाति, गुरुत्व के प्रभावाधीन श्याम माध्यम से गोलाकार कणों की समान गति। तो क्वेश्चन में बेसिकली पूछ के रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ब्राउन गति का क्या अर्थ क्या होता है, ब्राउन गति का अर्थ होता है कि कोई भी द्रव या गैस का किसी अन्य पदार्थ में क्या होता है, कथन निर्धारित करता है कि वो एक जगह से दूसरे जगह को गमन, मतलब कि कोई ठोस पदार्थ हो या द्रव पदार्थ हो, तो कोई ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह यादृच्छिक एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है, गमन कर रहा है, तो मतलब कि ठोस में या गैस में, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको ब्राउनी गति बोलेंगे। ये किसको कौन बताए थे, इसको बताने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन। मतलब कि रॉबर्ट ब्राउन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इस बात को बताया था कि जो गैस होता है, लिक्विड या गैस में किसी पदार्थ का एक जगह से दूसरे जगह यादृच्छिक घूमने को क्या बोलते हैं, यादृच्छिक गति, उसको ब्राउन गति बोला गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि बीटा किरणें वास्तव में है, मतलब कि बीटा किरणें वास्तव में है विद्युत चुंबकीय विकिरण, अनावस्थिक कण, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन, रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जो बीटा किरणें है, वो बीटा किरणें बेसिकली निकलता कहां से है, तो आप सुने होंगे अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, तो ये सब बेसिकली निकलता कहां है, तो ये सब जितने भी आप यूरेनियम, थोरियम, ये सब का नाम सुने होंगे, किसका, यूरेनियम, थोरियम, जिसको बेसिकली हम किस में उपयोग करते हैं, तो परमाणु संयंत्र बनाने में उपयोग करते हैं, उससे बिजली प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं, उससे परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, बीटा किरण, उसमें से क्या निकलता है, अलग अलग तरह के रेडियोधर्मी निकलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेडियोधर्मी, जिससे अल्फा किरण निकलता है, अल्फा किरण, बीटा, गामा, ये सब क्या होता है, ये सभी के सभी किरण निकलते हैं। रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित होता है, किसके द्वारा उत्सर्जित होता है, तो न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित होता है, किसके द्वारा, न्यूक्लियस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है कि एक घर में लगे दो बल्बों में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा, मध्यमिक बल्ब का, चमकीला बल्ब का, दोनों का चमक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है। तो क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए। तो क्वेश्चन में क्या करा कि घर में दो बल्ब में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, तो किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो चमक अधिक देगा। तो यहाँ पे यदि करा कि दो बल्ब दोनों
जो अधिक चमक देगा उसमें अधिक प्रतिरोध होगा, मतलब कि जो अधिक चमक देगा वो अधिक गर्म होगा, मतलब कि जो अधिक चमक रहा है वो अधिक गर्म होगा, और जो अधिक गर्म होगा, अधिक गर्म कोई पदार्थ किसके कारण होता है, प्रतिरोध के कारण होता है। जैसा कि हम बताए थे कि जो आयरन होता है जिसे इस्त्री बोलते हैं, कपड़ा को आयरन किया जाता है। अब वो इस्त्री नहीं समझ लीजिएगा लेडीज वाला, या वो आयरन नहीं, मतलब कि वो जिसे हम कपड़ा को प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, वो किस पे काम करता है, वो बेसिकली काम करता है प्रतिरोध पे। उसके अंदर जितना ज्यादा प्रतिरोध होता है तो वो क्या करता है, खुद को गर्म करता है और कपड़े को इस्त्री करता है। तो यहाँ पे यही बोला है कि ये बल्ब यदि ज्यादा चमक रहा है तो ज्यादा गर्म होगा, और जो ज्यादा गर्म होगा उसमें ज्यादा प्रतिरोध होगा। तो चमकीला बल्ब, मतलब कि जो चमकीला बल्ब होगा वो उसमें ज्यादा प्रतिरोध होगा, क्योंकि यदि ज्यादा चमक रहा है तो वो क्या होगा, वो ज्यादा हीट होगा, और ज्यादा हीट होगा तो क्या करेगा, ज्यादा हीट होगा तो इसमें प्रतिरोध की मात्रा अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठता है, वह तुरंत मर जाता है, उसे हल्का सा झटका लगता है, वह अप्रभावित रहता है, उसे जानलेवा झटका लगता है। तो हम बात करें कि एक पक्षी है जो बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा हुआ है, तो उसमें इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन होगा। तो आपको आइए उसको हम हल्का सा समझाना चाहते हैं। यदि मानिए कि ये एक दो तार है, ये क्या है, ये बेसिकली दो तार है, ऐसे तार रहता है, और जो चिड़िया बैठता है वो चिड़िया बेसिकली बैठता है कैसे, चिड़िया ना एक ही पे बैठता है, मतलब कि ये मानिए कि उसका पैर हो कुछ खास तो हमको बनाने आता नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई चिड़िया होगा, मतलब कि जो कुछ भी हो, मानिए कि ऐसा ही कुछ होता है, मतलब कि वो जो बैठता है ना, जो चिड़िया बैठती है वो एक ही तार पर बैठती है, और यदि वो एक ही तार पर बैठ रही है तो उसके शरीर से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मतलब कि उसके शरीर से बिजली प्रवाहित ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो सर्किट है वो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। सर्किट को कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए, दोनों में कनेक्शन चाहिए, और वो क्या करे, दोनों में कनेक्शन कर ही नहीं रही, और वो जब तक दोनों में कनेक्शन नहीं करेगी तो क्या होगा, उसको झटका लगेगा नहीं लगेगा। दूसरा बात करें कि जो उसका पैर होता है ना, चिड़िया का जो पैर होता है वो अति होता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से नहीं दूसरे जगह नहीं ले जा सकता। जिस तरह से रबर क्या होता है, रबर इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह गमन करने देता है, नहीं करता है, उसी तरह से मोही होता है, तो वह अप्रभावित रहता है। वो क्या होता है, एक पक्षी जो होगा वो ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर बैठता है तो क्या होता है, अप्रभावित रहता है, उस पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ता है। मतलब कि बहुत कम ही चिड़िया को सुनते होंगे क्या चिड़िया बिजली के झटका से मर गया, क्यों, क्योंकि जब तक उसको सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो मरेगा नहीं। दूसरा कि उसका जो पैर होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह प्रभावित होने ही नहीं दे रहा है, जब होने ही नहीं दे रहा है तो वो मरेगा कहां से। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में बेसिकली पूछ क्या रहा है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त धातु, मतलब कि जो स्थायी चुंबक बनाया जाता है उसमें किसको बनाया जाता है, तांबा, लोहा, इस्पात या एल्युमिनियम। तो अस्थायी चुंबक जो बनता है वो अस्थायी चुंबक जो बनता है वो अस्थायी चुंबक बेसिकली लोहा से बनता है। किससे बनता है, लोहा से अस्थायी चुंबक को बनाया जाता है। वही बात करें कि जो अस्थायी चुंबक बनता है वो नरम लोहा से बनता है। अस्थायी चुंबक बनाना है तो लोहा से बनता है, और अस्थायी चुंबक बनाना है, अस्थायी चुंबक तो वो किससे बनता है, वो बनता है नरम लोहा से। लोहा और नरम लोहा में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार मतलब कि अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया, और आप अलग एग्जाम को छोड़िए, बिहार डीएल में भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है, और ज्यादातर तो क्वेश्चन अस्थायी से भी क्वेश्चन पूछा जाता था। मेरे नजर में अभी तो फर्स्ट टाइम अस्थायी चुंबक से क्वेश्चन आया कि अस्थायी चुंबक नरम लोहा से बनता है और अस्थायी चुंबक से लोहा बनता है। अंतर क्या है, जो अस्थायी चुंबक से लोहा से बनता है उससे जब आप इलेक्ट्रिसिटी को गमन कीजिएगा तो उसको जब आप मानिए कि गमन किए, और गमन करने के बाद जब आप सर्किट को काट दीजिएगा उसके बावजूद भी कुछ देर तक या कुछ समय तक क्या होता है, इसके अंदर लोहा के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी रहता ही है। लेकिन जो अस्थायी होता है, मानिए कि आप रिएक्शन को काटे तो ये क्या होगा, अपनी चुंबक तो क्षमता को खो देता है, चुंबक तो क्षमता को खो देता है, तो ये क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। जिस तरह से आप मानिए कि लोहा को बात करें, इसको समझाने के लिए अच्छा एग्जांपल की बात करें तो आप बल्ब जलाए, जैसे ही आप स्विच ऑन किए बल्ब जाने लगा, मतलब कि बल्ब जल गया, और जैसे ही स्विच बंद किए तो क्या हो जाएगा, बल्ब बुझ जाएगा। उसी तरह नरम लोहा काम करता है, जैसे ही आप इसे विद्युत प्रवाहित किए विद्युत जाने लगेगा, आप जैसे ही इसको बंद किए तो विद्युत बंद हो जाएगा। लेकिन नरम लोहा में नहीं होता है, ये लोहा पंखा की तरह काम करता है। आप मानिए कि पंखा चालू करते हैं तो धीरे 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 होकर चालू होता है, और धीरे 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 होकर बंद करता है। जब बंद करते हैं तो सेम इसके आधार पर काम करता है। आज के लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि
चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर नहीं करता है? चालक की लंबाई पे, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, तो चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो इस क्वेश्चन को हम समझे तो क्वेश्चन में हम ये समझते हैं कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो इसका प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पे निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक के तापमान पर निर्भर करता है। मतलब कि चालक जितना ज्यादा लंबा होगा उसके अंदर उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा, चालक का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसके अंदर उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा, चालक का तापमान जितना ज्यादा होगा वो उसके अंदर उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। मतलब कि इस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वो निर्भर नहीं करता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा। आप उसमें कितना विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे किसी भी तरह का मतलब नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चालक के प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो आपको इस तीनों को लगा के आना है। और यदि यहाँ पे क्वेश्चन तो आ ही गया है कि चालक किस पर निर्भर नहीं करता है, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो आई थिंक आपको सेट नंबर 12 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हम अच्छी तरह से समझाए होंगे। आपको इतना काम करना है कि यदि आप पूरे वीडियो को देख लिए तो आप कितना स्कोर किए, मतलब कि आपको लगा होगा कि आप 20 में कितना स्कोर किए। इस स्कोर को क्या करना है, यहाँ पे बताना है। आई थिंक आपको 20 में से तो 18 स्कोर करना ही चाहिए। मतलब कि यदि 18 मार्क्स भी नहीं लाते हैं तो आपके लिए इतना भी कोई टफ क्वेश्चन तो था नहीं। सो आपको एटलीस्ट 18 नंबर तो आना चाहिए। लेकिन नहीं यार आप 15 भी ला रहे तो बढ़िया है, आप खुद में इंप्रूवमेंट लाइए। अचानक कोई इंसान तो एक बार में नंबर ला नहीं सकता है। सो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। और यदि आप इसका बैच भी लेना चाहते हैं बिहार डीएलएड के पूरे सब्जेक्ट का, तो आप फ्यूचर ऑनलाइन को प्लेलिस्ट के डाउनलोड करें, वहां से आप बैच को ले सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू। आप अपने फीडबैक को कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।